चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है बेटा उसको जो है फिनिश करना है। और इसमें अभी तक हमने जो है कुछ काफी सारे डिस्कशन कर लिए, बस लास्ट के कुछ पॉइंट बचे, फिर गारंटी हमारा खत्म होगा। एक बार जल्दी से हम बेटा रिकॉल करते हैं गारंटी को, अभी तक हमने क्या पढ़ा। बेटा मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज हमारे पास होती है। एक होती है प्रिंसिपल डेटर जो लोन ले रही है, एक होती है क्रेडिटर जो लोन दे रही है, और एक होता है श्योरिटी जो कि गारंटी देता है क्रेडिटर को ऑन दी डेटर्स बिहाफ, ऑन दी डेटर्स बिहाफ। यहां पे तीन कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। पहला होता है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, सेकंड होता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रेडिटर एंड श्योरिटी, एंड थर्ड इज द इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो किसके बीच में बनता है, डेटर एंड श्योरिटी। कि भाई जैसे ही श्योरिटी डेटर के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटर कि वो इंडेमनिफाई करेगा उस अमाउंट को टू दी श्योरिटी। एक तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप समझ सकते हो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप समझ सकते हो। फीचर्स की बात करूं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के 5 पॉइंट है। पहला, हमेशा प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, अगर आपने गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट से ली है तो वो गारंटी इनवैलिड होगी। फोर्थ, कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन डायरेक्टली ही हो, कंसिडरेशन इनडायरेक्टली भी हो सकती है गारंटी में। जैसे श्योरिटी की कंसिडरेशन इनडायरेक्टली होती है और हम वो कंसिडरेशन मानेंगे जो डेटर को मिली थी। और लास्ट बेटा पॉइंट था कि अगर ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी है तो जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करते तब तक आपकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। इसके बाद मैंने इंडेमनिटी गारंटी में डिफरेंस बताया था। यहां पे दो पार्टी होती है, यहां पे तीन पार्टी होती है। यहां पे इंडेमनिफायर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड कंडीशनल होती है, यहां पे श्योरिटी की लायबिलिटी जो है सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है डेटर के डिफॉल्ट पे। बेटा यहां पे जो है इंडेमनिफायर की लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है जब कंटिजेंसी हैपन होगी, यहां पे जब डेटर डिफॉल्ट करेगा। ये जो है बेटा इसमें इंडेमनिफायर किसी को सू नहीं कर सकता, उसे पूरा डेट पे करना पड़ेगा उसकी लायबिलिटी। लेकिन यहां पे श्योरिटी जो है वो डेट की पेमेंट करने के बाद किसको शूट करेगा, डेटर को, कि भैया मेरे को पैसे वापस कर अब जो तेरे बिहाफ पे दिए। फिर सुरेश भाई यहां से हमने अगला करा था, जो भाई उस लेक्चर में जो आपने अभी नहीं देखा देख लेना। सुरेश भाई मैंने बताया था कि डेटर और श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो होती है को एक्सटेंसिव। कैसे होती है सर? को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है श्योरिटी सिर्फ उसी अमाउंट के लिए लायबल होगा जिस अमाउंट के लिए कौन लायबल है, डेटर। इसका मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर की लायबिलिटी क्या इक्वल हो सकती है? यस। श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर की लायबिलिटी से कम हो सकती है, यस। लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती डेटर की लायबिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि डेटर 1 करोड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आप श्योरिटी से 1.5 करोड़ दिलवा रहे हो, नहीं। श्योरिटी 1 करोड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है तो उससे कम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन इन नो केस श्योरिटी की लायबिलिटी एक्सीड करेगी डेटर की लायबिलिटी। ये था आपका सेक्शन 128। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ गारंटी दो टाइप होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी होती है फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, जैसे आपने इससे एक सामान खरीदा, उसकी पेमेंट करनी है, मैंने गारंटी ले ली, इस पेमेंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। स्पेसिफिक गारंटी फॉर अ सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 कहता है जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। जैसे संदीप मैंने बोला कि बेटा तुझे ना सुरेश से रॉ मटेरियल खरीदना पूरे साल, पूरे साल में तो उससे रॉ मटेरियल खरीदता रहेगा, पेमेंट करता रहेगा। तो मैंने सुरेश के पास गया, मैंने कहा भाई देख संदीप तेरे से पूरे साल में जितना भी रॉ मटेरियल खरीदेगा उस सबकी पेमेंट की गारंटी कौन ले रहा है, मैं। अब इसमें मैंने कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए पूरे साल में तो जितने भी ट्रांजेक्शन करेगा सारे ट्रांजेक्शन की बोलिए ना, तो उसे बोलते बेटा कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी व्हिच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। श्योरिटी लायबिलिटी रिमेन्स कंटिन्यू अंटिल द रिवोकेशन। अब मान ले भाई तूने पूरे साल में 10 ट्रांजेक्शन करे तो उन सबकी गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ 5 ट्रांजेक्शन करने के बाद मैं गया सुरेश के पास, मैंने कहा भाई देख मैं गारंटी कैंसिल कर रहा हूं, अब नहीं दूंगा मैं गारंटी, तो 5 के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जो उसके बाद होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो आप इसे ना रिवोक कर सकते हो किसी भी टाइम नोटिस देके, ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने चर्चा में करा था वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब ये अभी हेडिंग चल रही है जो अभी हमें करना है। अब संदीप मैं तेरे लिए थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो सकता है, मतलब श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो सकता है। उसके 3 रीजन। श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होगा उसके कितने पॉइंट है? 3। पहला, श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है बाय रेवोकेशन।
बेटा रेवोकेशन मतलब कैंसिल कर देना, आपने रिवोक कर दिया। श्योरिटी ने नोटिस दे दिया कि भाई अब जैसे कॉन्टिनेंट गारंटी में आज से मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, नोटिस दे दिया आपने, ये श्योरिटी की डेथ हो गई तो भी गारंटी रिवोक हो जाएगी, है ना। मतलब मल्टीपल तरीके जिससे श्योरिटी ना डिस्चार्ज हो सकता है। तो मेजर 3 रीजन होता है बेटा। पहला रीजन होता है बाय रेवोकेशन, सेकंड होता है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, और थर्ड होता है बाय इनवैलिडेशन। मतलब अगर आपने मान लो गारंटी में मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या कंसीलमेंट करी है, तो बेटा उस केस में श्योरिटी को नहीं पता था ये चीजें, उसने गारंटी, तूने बोला डेट जो है वो 5 लाख का है, डेट था 5 करोड़ का, तूने श्योरिटी को 5 लाख बताया, उसने 5 लाख की गारंटी दे दी। अब बाद में जब उसे पता लगा 5 करोड़ का डेट है, तो वो क्या गारंटी देगा? अब क्या हो जाएगी, ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन गारंटी क्या बनेगी, इनवैलिड, और श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी डिस्चार्ज होने के 3 केस है, बाय रेवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, और बाय इनवैलिडेशन। इसमें से रेवोकेशन और इनवैलिडेशन हमने कर लिया है बेटा। ये देख, डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन हो गया, और सेकंड द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन। एक कौन सा बच गया, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, वो आज मुझे करवाना है। इसके अलावा एक टॉपिक और करवाना है, फिर हम गारंटी भी फिनिश कर देंगे, फिर हम करेंगे बेलमेंट एंड प्लेज। हाँ जी, ठीक है, फिर हम करेंगे बेलमेंट प्लेज सैटरडे को। आज हमारा टारगेट है गारंटी खत्म करना। बेटा तूने पेजेस छोड़ दिए ना अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट तक, हो गया था। थर्ड हेडिंग डालो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होगा, 2 पॉइंट मैंने करा दिए। तीसरा पॉइंट बेटा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अब ये पॉइंट ये कहते हैं संदीप भाई कि कई बार क्रेडिटर के कुछ कंडक्ट से, कुछ गलत कंडक्ट से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। क्रेडिटर के कुछ कंडक्ट से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, और ये वैलिड मतलब फ्री हो जाएगा फिर श्योरिटी। तो सर ऐसा क्या क्रेडिटर कंडक्ट करेगा बताइए जरा। तो बेटा इसमें भी 3 से 4 पॉइंट है। सबसे पहले आप डालिए पॉइंट नंबर ए। पहला है बाय वेरिएंस in terms of contract। सेक्शन 133। बेटा इनमें ना मैंने सबके सेक्शन लिखवाए लाइन से, क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी लिखवाए बेटा, ठीक है। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, वेरिएंस का मतलब होता है चेंज। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से सुरेश भाई आप कुछ तो समझे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टर्म्स में कोई भी चेंज हुआ विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी क्या, डिस्चार्ज। बेटा मान लीजिए हम तीनों पर्सन है, आप डेटर हो, आप क्रेडिटर हो, आपने लोन लिया 1 करोड़ का, श्योरिटी मांगी मेरे से, मैंने दे दिया 1 करोड़ की श्योरिटी है, एट द रेट 10% है, रीपे करना है 5 साल बाद, ये टर्म थी। अब जैसे ही मैं घर को निकला तो तुम दोनों कह रहे यार इसने श्योरिटी तो दे दिया है, एक काम करते ना प्लीज डेट को ना 1.5 करोड़ कर दे। डेटर ने क्या बोला, डेट को 1 करोड़ से कितना कर दे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 की जगह तुझे क्या दूंगा 12, और 5 साल की जगह मैं तुझे 3 साल में लोन दे दूंगा। तो दोनों का बेनिफिट, रेट इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, लोन ज्यादा दे दे, श्योरिटी मिल गई तुझे। अगर आपने मेरी कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंजेस करे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। रुक जा अभी मैंने खत्म नहीं करा, रुक जा। पहली चीज, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई भी चेंज करे श्योरिटी को इन्फॉर्म करके तो कोई दिक्कत, मैं अग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा, इन्फॉर्म कर दिया मैंने, अग्री कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ रुपए
10% 5 साल के लिए। मैं अपने घर के लिए चला गया, आपने थोड़ा आप डेटर ने इससे रिक्वेस्ट करो, भाई भाई प्लीज यार टर्म को चेंज करते करते करते, इसने कहा नहीं नहीं भाई श्योरिटी क्या, तो इसने कहा नहीं नहीं भाई प्लीज करते हैं। इसने बोला काम करना यार, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लीज उसे 10 की जगह 8% कर दे। थोड़ा दिमाग लगा के सुना, जो 5 साल का पीरियड है उसे यार प्लीज 6 साल कर दे। 1 करोड़ का जो डेट है उसे यार प्लीज 50 लाख दे दे। 1 करोड़ नहीं ले रहा, कितना ले रहा हूं, 50 लाख। अब क्या डिस्चार्ज होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स को चेंज करा है मेरी कंसेंट के बिना, लेकिन टर्म्स क्या करी, रेट को कम करा है। डेट 1 करोड़ का था, आपने 80 लाख लिया है, और रेट जो ईयर ऑफ रीपेमेंट है उसमें अच्छे चेंज करे। क्यों नहीं हो रहा डिस्चार्ज? अगर चेंज इन टर्म्स हुआ है जो कि श्योरिटी के बेनिफिट के लिए है, तो फिर उस केस में वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अरे अगर मैं 10% रेट की गारंटी ले रहा हूं, तो मैं तो उससे कम की तो खुशी खुशी लूंगा ना, उसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत थोड़ी है। अगर मैं 1 करोड़ के डेट की श्योरिटी ले रहा हूं, तो भाई 80 लाख में मुझे कोई दिक्कत थोड़ी होगी। दिक्कत कब होगी, जब 1 करोड़ की श्योरिटी तो आप कितना ले लिया, 2 करोड़। ज्यादा करोगे तो दिक्कत है, मेरे लिए हार्मफुल है ना। अगर कोई भी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी हुआ है, तो उस केस में विदाउट कंसेंट भी उस वेरिएंस से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या ये एक्सेप्शन याद रहेगा बेटा? इससे केस स्टडी बन के आ रही है बहुत ही बेहतरीन, यही बनकर आएगी, यही एज इट इज कहेगा कि एक श्योरिटी ऑर्डर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को 10% के रेट को 12% कर दिया, तो आप बताओगे कि भाई श्योरिटी डिस्चार्ज होगा पूरा प्रोविजन। फिर केस बी में बोलेगा क्या आपका आंसर सेम रहता, अगर वो 12 की जगह 10 से 8 करता तो आपका आंसर बदल जाता। उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी वेरिएंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी है तो उसमें वो डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या ये बात समझ आती है? क्या हम इसे लिखे फटाफट? वेरी गुड। हाँ अब पूछ बेटा। हाँ बस बस चलो। वेयर देयर इज any change in the terms of the contract, where there is any change in the terms of the contract between the principal debtor and creditor without surety's consent, comma, it would discharge the surety in respect of all transactions taking place subsequently to such variance। ठीक है, बस एक अंडरलाइन कर लेना बेटा, हाईलाइट कर लेना एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वो है विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। ठीक है, तो अगर डेटर क्रेडिटर ने कोई भी चेंज करा सुबह किसमें, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर विदाउट श्योरिटी कंसेंट, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जो वेरिएंस के बाद होंगे। जब तक चेंज नहीं हो तब तक वो रिस्पॉन्सिबल है, चेंज के बाद डिस्चार्ज। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तो बेटा आप यहां पर नोट डालिए एक, एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, कह रहा है वेरिएशंस
which is not substantial or material, or which is beneficial to the surety will not discharge the surety from his liability, from his liability। बेटा अंडरलाइन कर लेना। क्या बोल रहा है संदीप भाई? कह रहा है कोई भी वेरिएशन जो कि नॉट सब्सटेंशियल है, बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना, लॉ क्लियरली बोल रहा है। हाँ तो लॉ ने अगर बिना बताए ही करा है, लेकिन वो चेंज नॉट सब्सटेंशियल है, नॉट मटीरियल है, मटीरियल नहीं है, नॉट सब्सटेंशियल, नॉट मटीरियल और बेनिफिशियल फॉर द श्योरिटी है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, फिर चाहे बता के करे या नहीं बताया। नॉट सब्सटेंशियल, नॉट मटीरियल, बेनिफिशियल टू द श्योरिटी। कोई दिक्कत? तो कंक्लूजन दे दूं मैं इसका? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला, ठीक है, नीचे बनाना एनालिसिस, इससे केस स्टडी आती है बेटा, तो ध्यान रखिएगा बस इसको। एनालिसिस सेक्शन 133, सेक्शन याद रखोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा केस स्टडी लिखने में, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये किससे डील करता है संदीप भाई? ये बात करता है चेंज या फिर वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कोई भी चेंज आया या वेरिएंस आया टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है। अब ये दो केस में डिवाइडेड है। अगर चेंज या वेरिएंस आया टर्म्स में, पहला केस विद कंसेंट ऑफ श्योरिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या बनेगी बेटा? विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। अगर कोई भी चेंज श्योरिटी की कंसेंट के साथ हो रहा है तो क्या वो डिस्चार्ज होगा? नहीं। तो इसमें क्या होगा? कंक्लूजन लिखो, इसमें होगा गारंटी स्टिल वैलिड, श्योरिटी इज not discharged from his liability। लेकिन अगर चेंज या वेरिएंस आया है विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, इसमें भी चेक करना है। क्या चेक करना है सर? इसमें अब हम चेक करेंगे फिर से दो केस।
इसको दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा। अगर विदाउट कंसेंट आया है तो दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला केस, चेंज जो है चेंज इज सब्सटैंशियल और मटेरियल और अगेंस्ट द श्योरिटी। चेंज कैसा बेटा? सब्सटेंशियल है, मटेरियल है और श्योरिटी के अगेंस्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में फिर तो गड़बड़ है ना भाई। फिर क्या हो जाएगा बेटा? श्योरिटी इज डिस्चार्ज। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर चेंज इज नॉट सब्सटैंशियल और मटेरियल और बेनिफिशियल फॉर श्योरिटी, बेनिफिशियल फॉर श्योरिटी, इस केस में क्या होगा बेटा? श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। पहले बताइए, क्या सेक्शन 133 के सारे केसेस समझ आए आपको? क्लियर है? बहुत इजी सा था, आई गेस आपको समझ आ गया अच्छे से। और ये आपका प्रोविजन है जो आपको ऐसे लिखना है। और बेटा केस स्टडी आती है बहुत बढ़िया तरीके से, तो अब याद रखिएगा। एक बार कंक्लूड कर दे। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी होता है बेटा तीन तरीके से, बाय रेवोकेशन, बाय इनवैलिडेशन और बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अभी हम कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर पढ़ रहे हैं, उसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कि भैया आपकी वेरिएंस आई है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें केस क्या है? सेक्शन 133 कहता है अगर चेंज आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, कंसेंट के साथ आए तो नॉर्मली श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। विदाउट कंसेंट आए तो दो केस है। अगर वो सब्सटेंशियल मटेरियल अगेंस्ट द श्योरिटी है, डिस्चार्ज कर दो। अगर जो चेंज है वो विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी है लेकिन नॉट सब्सटेंशियल नॉट मटेरियल फॉर बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी है, तो फिर वो डिस्चार्ज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। आ जाओ फिर सेकंड केस, जल्दी से आ जाओ। पॉइंट नंबर बी नोट कर लिया ना, ये वाला नोट ऊपर। पॉइंट नंबर बी बनाओ बेटा, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134। अब ये क्या ही बात करता है, क्या ही बात करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा। यार आपको याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था सुयश कि डेटर और श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है। अभी बताया था कि डेटर और श्योरिटी की, जो तेरा छूटा हुआ है पहला पार्ट, मतलब जिस अमाउंट के लिए डेटर लायबल होगा श्योरिटी भी उस अमाउंट के लिए लायबल है। श्योरिटी उससे कम के लिए लायबल हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ड्यू टू सम रीजन डेटर ही अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, अभी मैंने बताया डेटर और श्योरिटी की लायबिलिटी तो को एक्सटेंसिव है, जिसके लिए डेटर लायबल है उसके श्योरिटी लायबल है। अब ड्यू टू सम रीजन, अभी वो रीजन बताऊंगा कैसे एग्जांपल से। अगर कुछ रीजन की वजह से श्योरिटी डेटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी भी तो डिस्चार्ज हो जाएगा।
क्योंकि डेटर और श्योरिटी की लाइबिलिटी तो को एक्सटेंसिव है ना। सर कैसे सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कैसे बोल रहे हो? बेटा देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझना, बहुत आराम से समझोगे। फॉर एग्जांपल बेटा ये है मिस्टर बी। बी इसलिए क्योंकि एक बिल्डर है। ये जो है हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर कंसिडरेशन। इनका काम है घर बनाना। क्या काम है बेटा? ये है ए, ये बिल्डर है, ठीक है बेटा। ये है ए। ए जो है वो इनके कस्टमर है, जिसे मतलब अपना घर बनवाना है, ठीक है। ए को अपना घर बनवाना है, और बी जो है वो क्या करता है, वो एक बिल्डर है जो कंस्ट्रक्शन करता है। अब यहां पे सी जो है वो गारंटी दे देता है ए को। रुक जाओ, नोट मत करो बेटा, अभी सुन लो पहले एक बार। सी जो है वो क्या दे देता है, वो श्योरिटी है। वो पता क्या दे देता है, वो गारंटी देता है बीज परफॉर्मेंस की टू मिस्टर ए। मतलब ए को घर बनाना है, ए को बिल्डर की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छा बिल्डर चाहिए, वो ढूंढ रहा है। बी ने बोला भाई मैं एक बिल्डर हूं, मैं घर बना दूंगा, लेकिन ए को उस पर भरोसा नहीं है। तो सी जो है उसके बिहाफ पे आता है, और ए और सी आपस में दोस्त है। सी कहता है भाई मैंने इससे अपना घर बनवाया, बहुत टॉप का बिल्डर है बी, और एक बार तो इससे घर बनवा के देगा। ये अभी भी थोड़ा इसे डाउट है, तो सी क्या करता है, इसे गारंटी देता है कि अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दिक्कत, उसने पैसे दे दिए, बना नहीं पाया टाइम से कुछ भी, तो गारंटी किसकी है, मेरी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये काइंड ऑफ, अगर आप देखो तो ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, ये कौन हो गया, क्रेडिटर, और ये कौन हो गया, श्योरिटी। श्योरिटी जो है क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है डेटर के बिहाफ पे। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना, तो बेटा एक ने कंडीशन रखी। बी ने सामने से बोला कि भाई देख, जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल वो मैं सप्लाई करूंगा। रॉ मटेरियल कौन देगा बेटा, बी देगा ए को। मतलब ए जो है वो रॉ मटेरियल लेगा किससे, ए से, उसमें अपनी लेबर एंड अपनी एक्सपर्टीज लगाएगा, और फिर क्या बना देगा, घर बना देगा। भाई बी ने समझाया कि, ए ने समझाया कि सर मेरे पास अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, मेरे पास अच्छे लेबर है, बन जाएगा। बी ने कहा भाई नहीं 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 नहीं, मुझे ना भरोसा नहीं है, तुम मिलावट मिलावट कर देते हो। तो सुयश, बी ने बोला कि सारा घर का सामान, मेरे घर का सामान कौन देगा, मैं खरीद के लाऊंगा, मैं दूंगा तुझे, तू अपने लेबर एक्सपर्टीज टाइम वगैरह लगा के दे दियो, और इसके बदले मैं पैसे दे दूंगा। तो भाई ये सब डिसाइड हुआ, कोई दिक्कत नहीं, डिसाइड हो गया। इसने श्योरिटी ले ली, गारंटी वारंटी सब बन गया। अब बेटा एक बात बताओ, जब डेट ऑफ परफॉर्मेंस आई ना, तो डेटर भाई साहब जो है हमारे बी, जिन्हें घर बनाना है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट में बोला था ना घर आपको बनाना है मेरे रॉ मटेरियल से जो मैं दूंगा, अब वो भाई साहब रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे। तो मुझे एक बात बताइए, इस सिचुएशन में क्या अपने आप ए डिस्चार्ज हो गया? बेटा क्या अपने आप ए डिस्चार्ज हो गया यहां पे? अब भाई जब आप मुझे रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे बनाने को, तो मैं कैसे काम कर दूंगा? बात समझ आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब पॉइंट इतना सा है ना, जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे, जब आप रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। अब परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो ये अपने आप अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गया? अरे यार मैंने उल्टा कर दिया यार, वो ही मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। थोड़ा उल्टा सा लग रहा है। हाँ रुको यार, एक मिनट। हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ये है कस्टमर,
ये है बिल्डर। श्योरिटी ने जो गारंटी ली है, वही मैं कह रहा हूं, कुछ उल्टा जा रहा है क्या? श्योरिटी ने जो गारंटी ली है वो किसको दी है? कस्टमर को। तो श्योरिटी ने गारंटी दी है किसको? गारंटी टू ए फॉर बीज परफॉर्मेंस। ठीक है ना? ये कौन हो गया? ये क्रेडिटर हो गया। ये कौन हो गया? ये डेटर हो गया और वो श्योरिटी है। अब ठीक है, तो श्योरिटी ने कस्टमर को क्या बोला कि भाई घर की टेंशन मत लो, बना देगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब एक बात बताओ, अगर कस्टमर ने बिल्डर को रॉ मटेरियल ही नहीं दिया तो बिल्डर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तुमने कॉन्ट्रैक्ट में खुद टर्म लगाई कि रॉ मटेरियल आप अपना यूज मत करना, हम देंगे, और जब आप दे ही नहीं रहे तो मैं कैसे घर बना दूंगा? तो अगर इसने रॉ मटेरियल नहीं, फेल हो गया पहुंचाने से, तो बेटा अपने आप बिल्डर अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गया? फ्री यानी डिस्चार्ज। और जब प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी कैसे लायबल? श्योरिटी जब अगर क्रेडिटर आया उसके बाद, तो श्योरिटी क्या बोलेगा? भाई तूने रॉ मटेरियल दिया उसे, तूने रॉ मटेरियल नहीं दिया ना, तो कैसे घर बनाएगा? तो ये वाला आपका पॉइंट था कि अगर क्रेडिटर ऑफ द कंडक्ट से क्या बोला है, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम करा जिसकी वजह से रिलीज या डिस्चार्ज हो गया प्रिंसिपल डेटर, तो अपने आप श्योरिटी भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप प्लीज इसे नोट कर लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं। सीरियस बेटा, एग्जांपल समझ आया ना? थोड़ा गड़बड़ हो गया था पहले, वो देख लिया। नीचे लिख लेना एग्जांपल के कंक्लूजन। मिस्टर ए omits to supply raw material, उससे मिस्टर बी डिस्चार्ज, और अगर मिस्टर बी डिस्चार्ज हो गया, देयरफॉर मिस्टर सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज गारंटी। ठीक है, 134 का प्रोविजन लिखवा दूं आपको? चलो जल्दी से प्रोविजन लिखना। अब ये है प्रोविजन जो मेन आपको दे रखा है बुक में, लिखो। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर, कॉमा, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज the surety is discharged if the creditor, comma, point number 1, enter into a fresh contract with principal debtor। ये तो थोड़ा नॉर्मल बात है, पहले भी देखा हुआ है हमने। एंटर कर लिया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर by which the principal debtor is released। और मेन वाला पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर ने क्या करा? डज एनी एक्ट और ओमिशन, कॉमा, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor।
बेटा समझ आया सेकंड पॉइंट? 2 पॉइंट होगा हमारे कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर से। श्योरिटी डिस्चार्ज होगा पहला पॉइंट, अगर कोई भी वेरिएंस आया विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, जो कि मटेरियल, सब्सटेंशियल या अगेंस्ट द श्योरिटी था। सेकंड पॉइंट, अगर कभी भी कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर की वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो हम श्योरिटी को भी क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आइए बेटा, ए सेकंड थर्ड में ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब आइए पॉइंट नंबर सी, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में थर्ड पॉइंट। ये भी सुनना, ये भी मजेदार है केस स्टडी के लिए। थर्ड लिखो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन creditor compounds with comma given time, sorry, gives time to debtor or agrees not to sue principal debtor। ठीक है, वो था सेक्शन 133, 134। अब यहां पे आ गया सेक्शन 135। लाइन से चल रहा है एकदम सेक्शन। ये बेटा थोड़ा भारी है, ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब समझाऊं मैं? अब पहले नोट मत करना, मैं सुनना आराम से। कह रहे हैं कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में थर्ड पॉइंट, अगर क्रेडिटर ने कंपाउंड करा, गिव टाइम टू डेटर या अग्री नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या मतलब? मान लीजिए बेटा ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, दोनों भाई साहब अपने बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे थे, श्योरिटी ने अपनी गारंटी भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गारंटी मिलने के बाद इनका बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना इन दोनों के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या हो गया सुयश, इसके और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा 3 चीजें हो गई। कितनी चीजें? पहला, आपने कोई भी कॉम्पोजिशन कर ली और क्रेडिटर ने प्रॉमिस टू गिव टाइम कर दिया डेटर को, और प्रॉमिस नॉट टू स्यू कर दिया। और ये सारी चीजें पता है कैसे हुई है बेटा? ये सारी तीनों की तीनों चीजें, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई संदीप भाई, ये सारी तीनों की तीनों चीजें विदाउट श्योरिटीज असेंट हुई है। क्या हुई है? अब आप कहोगे सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, श्योरिटी के असेंट के बिना कोई भी वेरिएंस आए तो वेरिएंस में कवर था। बेटा इन्होंने ये 3 पॉइंट को स्पेशली मेंशन करा है, विदाउट श्योरिटीज असेंट या कंसेंट। इस केस में सुयश श्योरिटी क्या हो जाएगा? श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, फ्रॉम हिज। सर आपने क्या बोला ना, कुछ घंटा समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो आप? अब बताता हूं बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर डेटर और क्रेडिटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें कोई भी नया कॉम्पोजिशन लाए, बेटा कॉम्पोजिशन का मतलब सिंपल शब्दों में चेंजेस या वेरिएंस, वो तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी कवर कर लिया था, तभी ये पॉइंट कॉम्पोजिशन के लिए है नहीं, ये पॉइंट है बाकी 2 पॉइंट के लिए। या फिर क्रेडिटर ने प्रॉमिस कर दिया डेटर को टू गिव टाइम, डेट को पे करना था 3 महीने में, क्रेडिटर ने श्योरिटी को नहीं बताया, चुपचाप गया डेटर के पास कि कोई नहीं तू 5 महीने में कर दे, 2 महीने और एक्स्ट्रा ले ले। आपने डेटर को कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करा? आप डेटर को प्रॉमिस कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम देने का पेमेंट के लिए, या आप डेटर को प्रॉमिस कर रहे हो नॉट टू, कि भाई अगर तूने डिफॉल्ट भी करा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुझे केस, तेरे नाम पे केस नहीं करूंगा। और ये सब किसके बिना है? विदाउट बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज है। पहले प्रोविजन समझ आया, अभी लॉजिक बता दो इसके पीछे पर 3 बातें। अगर डेटर क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें आपने क्या करा है? कॉम्पोजिशन।
या क्रेडिटर जो है प्रॉमिस कर रहा है टू गिव टाइम टू द डेटर, या क्रेडिटर प्रॉमिस कर रहा है टू नॉट टू sue टू द डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, तो श्योरिटी डिस्चार्ज। अब एक बात बता यार सुयश, अगर मैंने तुझे बोला कि कोई टेंशन नहीं है, डेट आराम से पे करती हो, आराम से, टाइम है तेरे पास, प्रॉमिस करो तो 6 महीना और एक्स्ट्रा दूंगा, क्या डेटर का इंटेंशन डगमा कर जाएगा? अगर मैं तेरे को भाई, अगर मैं तेरे को डंडा देके रखू भाई, भाई मुझे साले ड्यू डेट पे पेमेंट चाहिए वरना घर से उठवा लूंगा तुझे, बहुत मारूंगा, भूत बना दूंगा तेरा मार मार के, शीर्ष अब ये अप्रोच है, तो बेटा तू अरेंज करेगा ना पैसे, ड्यू डेट पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, देने दे दियो, 6 महीने बाद दे दियो, अब इस अप्रोच से चलूंगा, देगा पैसे। दूसरा, अगर मैं बोलूं तूने डिफॉल्ट भी कर दिया ना, तुझे नहीं पकड़ूंगा, मां मां कसम प्रॉमिस कर रहा हूं, तुझे नहीं पकड़ूंगा, श्योरिटी पिटेगा, तू नहीं पिटेगा, देगा पैसे। तो लॉ आपको कह रहा है भाई देखो, अगर आप डेटर को रिलैक्सेशन दे रहे हो क्रेडिटर कि भाई देना है दे दियो, बाद में दे दियो, चल तुझे तो सूट ही नहीं फाइल करूंगा, तुझे केस नहीं करूंगा, श्योरिटी को ही पकड़ूंगा, तो भाई डेटर को रिलैक्सेशन देने से श्योरिटी डिस्चार्ज कर देंगे हम, कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी, ड्यू डेट पे देना है और पहले तुझे ही केस फाइल करूंगा फिर श्योरिटी पे जाऊंगा। जब आप उस पर प्रेशर बनाओगे तभी तो रीपेमेंट के पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे ना। अब आप उसे रिलैक्सेशन दे दोगे तो श्योरिटी कह रहा मैं पागल थोड़ी बैठा हूं इधर, भाई इसके बिहाफ में मैं डेट ले रहा हूं और ये प्रेशर ही नहीं झेल रहा, आप इसे टाइम भी दे रहे हो, आप इसे जो है सूट भी फाइल नहीं करोगे, आप प्रॉमिस कर रहे हो, सारा डंडा मेरे को दोगे, तो भाई इससे तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वो तो रिलैक्स हो रहा है। तो लॉ मेकर क्लियरली कहता है कि क्रेडिटर डेटर को कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी प्रॉमिस टू गिव टाइम नहीं देगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, और कोई भी प्रॉमिस नॉट टू स्यू नहीं करना विदाउट श्योरिटीज असेंट। अगर श्योरिटी मान जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अगर ये तीनों में से कुछ भी आपने करा तो हम श्योरिटी को क्या मान लेंगे, क्योंकि आप डेटर को रिलैक्सेशन दे रहे हो, फिर तो वो डिफॉल्ट करने के लिए एनकरेज होगा। लॉजिक समझ आया? लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, इसके दो, अब वो एक्सेप्शन मैं आपको पहले बताता हूं, पहले प्रोविजन लिख लेते हैं मेन वाला, पहले प्रोविजन समझ आ गया ना, और लॉ मेकर ये प्रोविजन क्यों लेकर आया ये भी समझ आया, ताकि डेटर को रिलैक्सेशन ना मिले और जो चांसेस ऑफ रीपेमेंट है वो इंक्रीज हो जाए। एग्जांपल नोट करो जल्दी से। हाँ नहीं बस ये ऐसे ही है। लिखिए इसका प्रोविजन सेक्शन 135, आ जाइए बेटा लिखिए क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर and principal debtor by which a contract between the creditor and principal debtor by which the creditor makes a
कॉम्पोजिशन विद, बेटा केस स्टडी ऐसे ही है कि बिल्कुल इन्हीं वर्ड्स के साथ, या तो आपने क्रेडिटर के साथ डेटर के साथ क्या बना ली, कॉम्पोजिशन बना ली, कॉमा, और प्रॉमिस टू गिव टाइम टू, और नॉट टू sue द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी, सॉरी, not to sue the principal debtor, comma, discharge the surety unless the surety assents to such contract, unless the sureties assent to such contract। ठीक है, अब यहां पे 3 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट बनाऊंगा। पहला पॉइंट कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो अरेंजमेंट्स। अगर आप कोई भी अलग अरेंजमेंट कर रहे हो श्योरिटी को भी ना बताए, तो कॉम्पोजिशन में क्या है, इसमें लिखो इफ द क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन with the principal debtor comma without consulting the surety, तो भी श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा, प्रॉमिस टू गिव टाइम, इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। प्रॉमिस टू गिव टाइम, इसमें लिखो when the time for the payment of the guaranteed debt, when the time for the payment of the guaranteed debt comes, comma, the surety has the right, the surety has the right to require the principal debtor, to require the principal debtor to pay off the debt, फुल स्टॉप। बेटा श्योरिटी जो है क्या बोलेगा डेटर को कि भाई डेटर पे ऑफ कर, पहले श्योरिटी डेटर को ही तो बोलेगा ना, वो फेल होगा तो बोलेगा। अच्छा क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर टूवर्ड्स द श्योरिटी not to allow the debtor more time for payment। बेटा ये क्रेडिटर की ड्यूटी है कि उसे डेटर को कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, और अगर उसने एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रॉमिस कर दिया डेटर को, तो श्योरिटी फिर क्या होगा, वो कहेगा भाई तू अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूं, मोर टाइम फॉर पेमेंट।
ठीक है बेटा, मैं पहले बता रहा हूं कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर के 4 पॉइंट है, चारों केस स्टडी में सुपर इंपॉर्टेंट है। तभी मैं, आप देखो सुरेश तूने नोटिस करा मैंने इस वाले में क्या कोई ज्यादा कंटेंट एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, थोड़ा सा लिखवा के छोड़ दिया। इनवैलिडेशन में क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया जब भी आया। केस स्टडी बनती ही कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर से, तभी मैंने सेपरेटली रखा है इसे। पहले क्वेश्चन से केस स्टडी बनती है, देखो एनालिसिस कितना बड़ा कराया। सेकंड से केस स्टडी बनती है, देखो एनालिसिस कितना बड़ा आया। थर्ड से केस स्टडी बनती है, एनालिसिस कितना बड़ा कराया। जहां पे केस स्टडी बनेगी बेटा 6 नंबर के लिए आपको कंटेंट चाहिए ना, फिर तो आपको लिखना पड़ेगा ये। अच्छा, कॉम्पोजिशन होगा प्रॉमिस टू गिव टाइम, और तीसरा क्या था? प्रॉमिस नॉट टू स्यू। थर्ड लिखो फिर, प्रॉमिस नॉट टू स्यू। अगर भैया आपने प्रॉमिस कर दिया डेटर को नॉट टू स्यू, तब भी डेटर क्रेडिटर श्योरिटी कहेगा पागल थोड़ी बैठा हूं मैं, तुम आपस में खेल लो भाई, मैं जा रहा हूं। तो जगह प्रॉमिस नॉट टू स्यू। आ जाओ जी, 2 लाइनें इसमें तो। इफ द क्रेडिटर अंडर एन एग्रीमेंट with the principal debtor if the creditor under an agreement with the principal debtor promises not to sue him, comma the surety is discharged। अगर कोई क्रेडिटर डेटर को ये प्रॉमिस कर देता है कि वो उसे सूट नहीं करेगा, तो श्योरिटी हो जाता है डिस्चार्ज। क्या कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करें बेटा तीनों पॉइंट जल्दी से। आ जाओ बेटा जल्दी से, एक बार आ जाओ। टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? श्योरिटी का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। संदीप भाई कितने टाइप से होता है? 3। पहला बाय रेवोकेशन, श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। थर्ड बाय इनवैलिडेशन, पहले मैंने थर्ड कराया था। फिर सेकंड बताया क्या? कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। तो 3 टाइप है, पहला बाय रेवोकेशन, बाय इनवैलिडेशन या बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। आज हमने कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर देखा कि क्रेडिटर के कंडक्ट से कब डिस्चार्ज होता है। पहला, अगर कोई भी कंडीशन में वेरिएंस आया कॉन्ट्रैक्ट की, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। हाँ, इसमें 2 कंडीशन है। पहला, वो जो वेरिएंस है वो विदाउट श्योरिटीज कंसेंट आना चाहिए, और मटेरियल सब्सटेंशियल और अगेंस्ट दी श्योरिटी होना चाहिए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। सर अगर कंसेंट के साथ हुआ तो श्योरिटी डिस्चार्ज। अगर चेंज आया लेकिन वो नॉट सब्सटेंशियल, नॉट मटेरियल या बेनिफिट फॉर दी श्योरिटी है, तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ आया? दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी रीजन की वजह से क्रेडिटर के एक्ट या ओमिशन से डेटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस केस में श्योरिटी भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा तो डेटर अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज। थर्ड, अगर डेटर क्रेडिटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट बना ले, क्रेडिटर प्रॉमिस टू गिव टाइम टू द डेटर, ये क्रेडिटर प्रॉमिस कर दे नॉट टू स्यू द डेटर, उस केस में तीनों में से कुछ भी हुआ विदाउट श्योरिटी असेंट, तो डेटर श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप यहां तक बेटा कोई दिक्कत ना हो। पहला वेरिएंस वाला आया, दूसरा डेटर डिस्चार्ज हो गया, और तीसरा ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज थोड़ा लंबी क्लास रखेंगे, 1:30 हो रहे ना, 5 से 10 मिनट का ब्रेक है। आप आराम से 10 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे और आज इसे कंप्लीट ही करके उठेंगे। ठीक है, चलिए 5 से 10 मिनट का ब्रेक है, आप आराम से चिल करो थोड़ा। चलिए बेटा, ये क्लियर है? ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है बेटा? इसमें नोट डालो एक, थर्ड पॉइंट ही चल रहा है ये, कॉम्पोजिशन प्रॉमिस टू गिव टाइम, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। उसमें नोट क्या है? केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज्ड। बेटा 2 ऐसे केसेस हैं जो आपको लगेगा कि सर ये तो ऊपर वाले केसेस है, इसमें तो सर डिस्चार्ज कर दो, लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जहां पे ये डिस्चार्ज नहीं होंगे।
संदीप भाई समझे? अब जो केसेस बताऊंगा ना आपको लगेगा कि सर ये आपने ऊपर तो बताया था ऐसा होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन बेटा 2 केसेस में वो डिस्चार्ज नहीं होगा। केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। पहला पॉइंट डालो, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज when agreement made, surety not discharged when agreement made with third party to give time to principal debtor। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, सेक्शन है 136, उसी के आगे कंटिन्यू चल रहा है 133, 134, 135, फिर इसका 136 आ गया एक्सेप्शन नंबर 1। क्या बोल रहा है समझे? पता है क्या बोल रहा है? कह रहे भाई ऊपर आओ, अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डेटर के साथ, कौन सा वाला? प्रॉमिस टू गिव टाइम, और श्योरिटी की असेंट के बिना, तो श्योरिटी क्या होता है? डिस्चार्ज। लेकिन अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है थर्ड पार्टी के साथ, जिसमें वो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू गिव टाइम टू दी डेटर, उसने डेटर के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया कि मैं तुझे टाइम दूंगा, लेकिन हाँ उसने एक थर्ड पार्टी के साथ जो डेटर का वैल्यूएशन हो सकता है, उसने प्रॉमिस करा कि हाँ मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एग्रीमेंट बना रहा हूं कि मैं डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। अब डेटर डिस्चार्ज नहीं होगा और श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं। अब बेटा इंटेंशन समझो, देखो बेटा, अगर आप डेटर को सामने से कोई रिलैक्सेशन दोगे तो डेटर तो ड्यू डेट पे डिफॉल्ट ही करेगा ना। अगर मैं तेरे पास आया सुरेश, मैंने कहा एक काम का जो पेमेंट है ना 6 महीने बाद कर दियो, तुझे इस बात का तेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई क्रेडिटर मुझे रिलैक्सेशन दे रहा है, तो तू क्या पेमेंट करने के लिए 100% एफर्ट करेगा? नहीं। लेकिन मैंने ना पीछे से तेरे फादर के साथ एग्रीमेंट बना लिया, तेरे फादर ने बोला कि सर वो अगर डेट पे ड्यू डेट पे ना कर पाए ना तो प्लीज ड्यू डेट पे टाइम दे देना, तेरे फादर के साथ एग्रीमेंट बनाया, तुझे नहीं पता तेरे को कोई रिलैक्सेशन मिली है? वैसे तुझे मिली है लेकिन तुझे नहीं पता ना, तो तू तो 100% एफर्ट करेगा ना देने के पेमेंट। तभी तो बोल रहा है कि अगर क्रेडिटर ने डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के प्रॉमिस टू गिव टाइम करा तो श्योरिटी डिस्चार्ज। लेकिन अगर डेटर, ध्यान से पढ़ना, अगर डेटर अगर क्रेडिटर एग्रीमेंट बनाता है किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, जिसमें वो डेटर को टाइम देने का प्रॉमिस कर रहा है, उस केस में हम श्योरिटी को डिस्चार्ज। तो श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पार्टी टू गिव टाइम टू डेटर। अगर एग्रीमेंट डायरेक्टली डेटर के साथ बना दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज, थर्ड पार्टी के साथ बनाया तो श्योरिटी डिस्चार्ज। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? तो लिख लो बेटा इसमें एक लाइन, एक ही लाइन, एक ही वो है बस पॉइंट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर is made by the creditor with a third party। बेटा किसके साथ बनाया? विद अ थर्ड पार्टी, कॉमा, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, कॉमा, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। सुरेश बेटा क्लियर है?
क्रेडिटर ने डेटर के साथ बना के प्रॉमिस टू गिव टाइम करा, डिस्चार्ज कर दो। क्रेडिटर ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया टू गिव टाइम टू द डेटर, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। इससे ही ऐसे ही बेटा सेकंड केस भी है एक। आप इधर आओ जल्दी से इधर आओ। अब सुनो सेकंड केस। संदीप मेरे भाई, अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है डेटर के साथ, और क्या है जिसमें बोल रहा है प्रॉमिस नॉट टू स्यू, क्या बोल रहा है? प्रॉमिस नॉट टू स्यू, ऐसा बनाया था। अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट बनाया डेटर के साथ प्रॉमिस नॉट टू स्यू का, बेटा उस सिचुएशन में श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। हाँ, लेकिन अगर क्रेडिटर ने, अब मैं वर्ड चेंज कराऊं, कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्रेडिटर ने फोरबेरेंस टू स्यू बोला है। क्या बोला है? किसको बोला है? डेटर को। फोरबेरेंस मतलब क्या होता है? फोरबेरेंस होता है मना करना। फोरबेरेंस मतलब क्या होता है? मना करना। अगर क्रेडिटर कह रहा है डेटर को कि मैं स्यू नहीं करूंगा, फोरबेरेंस दे रहा है, बेटा अग्रीमेंट बनना, कॉन्ट्रैक्ट बनना और फोरबेरेंस बनना, ये दोनों अलग चीज है। फोरबेरेंस होता है बस मुंह बोली से मना कर दिया, जैसे बोला हाँ चल यार ठीक है केस फाइल नहीं करूंगा। कोई मैंने स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करा। अगर तूने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करा और मैंने अपनी फोरबेरेंस दे रखी है, क्या मैं उस फोरबेरेंस को तोड़ सकता हूं? यस। मैंने बोला हाँ चल नहीं करूंगा साइन, एक अप्रोच होती है ना। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि नहीं भाई मां कसम लिख के ले ले, केस करूंगा ही नहीं, ये तो अश्योरेंस हो गई ना, इसमें तो आप एकदम फ्री हो जाओगे। अगर क्रेडिटर सिर्फ फोरबेरेंस नॉट टू स्यू दे रहा है कि भाई मैं सूट फाइल नहीं करूंगा, बस फोरबेरेंस दे रहा है, तो हम श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने प्रॉमिस नॉट टू स्यू दे दिया, डिफरेंस है। एक है फोरबेरेंस टू स्यू, एक है प्रॉमिस नॉट टू स्यू। प्रॉमिस नॉट टू स्यू 100% अश्योरेंस है कि कुछ भी हो जाए मैं, वो वर्बल बोल ओरल बोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी बने, लेकिन उसमें ना, इसमें प्रॉमिस नॉट टू स्यू में आप ना 100% एश्योरेंस दे रहे हो कुछ भी हो जाए केस फाइल करूंगा नहीं तेरे अगेंस्ट। इससे तो डेटर फुल एकदम रिलैक्स, ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा, कहेगा छोड़ो ना देखेंगे साला श्योरिटी फंसेगा। फोरबेरेंस होता है बस ऊपर ऊपर से एक, नॉट 100% अश्योरेंस। भाई कर भी सकता हूं बट हाँ मुंह से तो ये बोल रहा हूं कि शूट फाइल नहीं करूंगा। तो अगर वो सिर्फ फोरबेरेंस दे रहा है कि हाँ केस फाइल नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करा, फोरबेरेंस, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये याद रखना दो बातें। पहली बात, अगर वो टाइम दे रहा है डेटर को लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना थर्ड पर्सन के साथ, तो डिस्चार्ज नहीं होगा। और वो प्रॉमिस नॉट टू स्यू नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? फोरबेरेंस टू स्यू दे रहा है, तो फिर भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। बेटा दोनों पॉइंट अलग से है, प्लीज याद रखिएगा। तो यहां पे मैं सेकंड पॉइंट बना देता हूं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। इसमें लिखो क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge surety। सेक्शन 137, सेक्शन 137। इसमें लिख लेना बेटा, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other party, sorry, to enforce any other remedy against him does not
in the absence of any provision, does not in the absence of any provision in the guarantee, comma, discharge the surety, does not discharge the surety. ढंग से पढ़ना, यहां पढ़ रहे हो discharge the surety, does not discharge the surety, वहां लिखा हुआ ना आगे does not discharge the surety. तो कह रहा है अगर आप सिर्फ मेयर फोरबियरेंस कर रहे हैं क्रेडिटर तो उससे डिस्चार्ज नहीं होगा, हाँ प्रॉमिस नॉट टू इश्यू कर दिया तब डिस्चार्ज हो जाएगा. ये आपके दो एक्सेप्शन हो गए थर्ड पॉइंट के. पहले पॉइंट में भी बेटा एक्सेप्शन था वेरिएंस वाले में, सेकंड तो छोटा सा था, थर्ड वाले में भी दो दो एक्सेप्शन थे. अगर टाइम दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट बना के श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है. अगर प्रॉमिस नॉट टू इश्यू की जगह फॉरबियरेंस टू इश्यू दे रहा है तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं. पहले बताओ कोई दिक्कत? लास्ट बचा है, उसके बाद एक टॉपिक और है. लिखवाओ लास्ट पॉइंट. चलो कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में अगर क्रेडिटर ने लास्ट उल्टा काम क्या कर दिया बेटा, डी पॉइंट लिखना, डी पॉइंट. पहला टर्म्स को वेरिएंस कर दिया, अगर डेटर रिलीज हो गया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. तीसरा कॉम्पोजिशन, प्रॉमिस टू गिव टाइम, प्रॉमिस नॉट टू इश्यू, इसमें दो एक्सेप्शन थे वो बता दिए. और चौथा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, चौथा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing surety's eventual remedy. अभी ना पढ़ के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा तो आप कहोगे सर क्या चुनना सा पॉइंट था. क्रेडिट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, अगर क्रेडिटर ने कोई एक्ट और ओमिशन करा जिससे श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी इफेक्ट हो गई. क्या मतलब सर? बेटा प्लीज नोट मत करना, एग्जांपल सुन लो, एक खत्म हो गया. वैसे एग्जांपल देते समझ जाओगे. बेटा ये है मिस्टर ए जो कि क्रेडिटर है, ये है मिस्टर बी जो कौन थे हमारे प्रिंसिपल डेटर जिन्होंने पैसा लिया है. और इन भाई साहब ने, बी ने ए से क्या ले लिया बेटा, एक लोन ले लिया 10 लाख का. टर्म्स क्लियर है, 10% इंटरेस्ट, इतने साल में रीपे करना सब कुछ. अब आपको पता है ना जब कोई लोन लेता है तो बदले में सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, रूल है बेटा. तो सिक्योरिटी रखवाने की जब बारी आई तो बी ने कहा ठीक है, तो इसमें फॉर सिक्योरिटी बेटा यहां पे इसने क्या दे दिए, बीज हाउस प्रॉपर्टी. उसने अपने हाउस प्रॉपर्टी के पेपर क्या दे दिए, ए को दे दिए फॉर सिक्योरिटी. अब ए ने बोला कि यार ये सफिशिएंट नहीं है, सिक्योरिटी तो हमने दी थी कई बार, तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखवानी है. और कोलेटरल सिक्योरिटी में आप जो है गारंटी लाओ मेरे लिए. घर के कागज तो है लेकिन मुझे और एश्योरेंस चाहिए कि आप लोन पे कर दोगे. मैं आपके घर का क्या करूंगा भाई, मुझे नहीं लेना आपका घर, मुझे तो एश्योरेंस चाहिए और अच्छे लेवल की कि आप जो है ये डेट को 100% रीपे करोगे ही करोगे, है ना. तो उसने कोलेटरल सिक्योरिटी मांगी और उसमें उसने गारंटी मांगी. तो बी ने कहा ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर सी, ये बहुत अमीर आदमी है और ये मेरे ब्याह पे श्योरिटी दे देगा. तो यानी कि यहां पे सी ने ए को क्या दे दी बेटा, गारंटी दे दी. कोई दिक्कत? सी ने क्या दे दी, गारंटी टू ए ऑन बीज बिहाफ. पहले बताइए कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो लोन दिया है उसके बदले ए को क्या मिला है, हाउस प्रॉपर्टी के पेपर्स.
ये राइट है ना बेटा। अगर उसने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करा, श्योरिटी ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा? घर भेज देगा, रिकवर कर लेगा। अच्छा जी, ये जो है भाई साहब, फेल्स टू पे लोन ₹10 लाख ऑन ड्यू डेट। ठीक है, बी जो है वो ड्यू डेट पे फेल हो जाते हैं 10 लाख रुपीज देने से। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा? ए किसके पास जाएगा? सी के पास। सी के पास आया और इसने जो है लेके चलो पे ₹10 लाख ऑन बिहाफ ऑफ बी। जब उसने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करने के बाद उसने पेमेंट भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, श्योरिटी का ना एक राइट होता है। क्या होता है? एक राइट। ये एक राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी श्योरिटी डेटर के बिहाफ पे ड्यू डेट पे पेमेंट करता है, तो ये श्योरिटी का राइट है और क्रेडिटर की ड्यूटी है। दोनों उल्टे है। श्योरिटी के लिए क्या बनता है? ये राइट। क्रेडिटर के लिए क्या बनता है? पेमेंट मिलते ही इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर कि वो कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी बेनिफिट या कोई भी रेमेडी जो डेटर के अगेंस्ट होल्ड करके बैठा है, वो किसको वापस करेगा? श्योरिटी को। डेटर को वापस नहीं करना, क्योंकि भाई फ्यूचर में जाके श्योरिटी को भी तो अपना अमाउंट रिकवर करवाना ना। आपको पता है ना बेटा, इन दोनों के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना है, तो ऐसे तो डेटर पे अगर प्रेशर नहीं बनाया, वो पे नहीं करेगा श्योरिटी को। तो ये लॉ ने एक रूल दिया है कि ये क्रेडिटर की ड्यूटी है और श्योरिटी का राइट है कि ड्यू डेट पे जब भी डिफॉल्ट होगा, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, तो कोई भी एसेट, कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी रेमेडी जो क्रेडिटर होल्ड कर रहा है डेटर की, वो किसको देनी है? श्योरिटी। तो मतलब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये जैसे ही पेमेंट हुआ उसके बाद ये बीज हाउस प्रॉपर्टी के पेपर किसके पास आने चाहिए? सी के पास। ये बेटा राइट ऑफ श्योरिटी है एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर। पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। हाँ, अब सुनो पॉइंट। अगर किसी कारणवश क्रेडिटर बड़ा बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं है, जैसे ही श्योरिटी ने पैसे दिए 10 लाख रुपए, या पैसे देने वाला था, श्योरिटी ने कॉल में बोला हाँ चल मैं पैसे दे दूंगा, आ रहा हूं तेरे घर पैसे देने, क्रेडिटर खुश, मेरे पैसे मिल गए। पैसे मिलने से पहले वो भाग के गया और डेटर को बोला भाई देख तेरे बंदे ने पैसे दे दिए, ये ले तेरे घर के कागज वापस। मतलब क्रेडिटर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से ओमिट कर दिया, या भूल गया, या गलती कर दी। भाई ये हाउस प्रॉपर्टी के कागज क्रेडिटर को किसे देने थे? श्योरिटी को। लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन जिसका इंपैक्ट पहुंचेगा श्योरिटी की रेमेडी पे, श्योरिटी के लिए तो रेमेडी थी ना, घर के कागज मिल गया, पैसा मिल ही जाएगा। अगर क्रेडिटर के एक्ट या ओमिशन से श्योरिटी की कोई रेमेडी इंपैक्ट हो गई, घर के कागज नहीं मिले क्योंकि इस भाई साहब ने बेवकूफ ने कागज किसको दे दिए? डेटर को वापस कर दी सीधा, तो क्या श्योरिटी की रेमेडी इंपैक्ट हुई? श्योरिटी डिस्चार्ज। अब श्योरिटी आया, कह रहा हाँ भाई 10 लाख रुपए तेरे दे, रुक जा पहले घर के कागज। ठीक है, वो कागज तो मैंने डेटर के पहुंचा दिए। तू कहेगा पागल है क्या? अबे यहां से देख, यहां से तुझे पता नहीं है तेरा ड्यूटी है, मेरा राइट है कि वो सारे रेमेडी मेरे पे आने चाहिए, मैं उससे रिकवर कैसे करूंगा? श्योरिटी को पैसे देने हैं क्या? श्योरिटी अपनी ओब्लिगेशन डिस्चार्ज। क्या ये पॉइंट समझ आया? बस यही पॉइंट ये बोलता है बेटा। जल्दी से आप इसका एग्जांपल नोट कर लो या फोटो ले लो, जो भी आपको करना है, स्पेस छोड़ देना, फिर मैं इसको लिखवा रहा हूं फटाफट। ये डिस्चार्ज वाला टॉपिक होता है खत्म। तीनों पॉइंट मैंने करा दिए। रेवोकेशन में 3 पॉइंट थे सुयश। पहला था नोटिस, श्योरिटी की डेथ और नोवेशन, वो तो तू नहीं भूलेगा। दूसरी साइड था इनवैलिडेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट और को श्योरिटी की ज्वाइनिंग। और तीसरा था कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, जिसमें पहला पॉइंट वेरिएंस, दूसरा पॉइंट डेटर रिलीज हो रहा है, तीसरा पॉइंट कंपोजिशन, प्रॉमिस नॉट टू सू, प्रॉमिस गिव टाइम, ये सब आ गया। इसमें 2 एक्सेप्शन भी है। और चौथा, अगर श्योरिटी क्रेडिटर के एक्ट और ओमिशन से श्योरिटी की रेमेडी इंपैक्ट हो गई तो श्योरिटी डिस्चार्ज है। ठीक है, ये स्पेस छोड़ा आपने, आ जाओ बेटा इसमें लिख लेते हैं फटाफट से। लिखेंगे if the creditor
does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do comma and eventual remedy of the surety himself against the debtor is thereby impaired मतलब होता है adversely affected. The surety is discharged. ठीक है बेटा, लैंग्वेज देख लीजिएगा क्या बोल रहा है, एक बार रीड कर दो जल्दी से. संदीप देख क्या बोला. इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट जो क्या है सुयश, इनकंसिस्टेंट है राइट ऑफ श्योरिटी के. क्या बोल रहा है, क्रेडिटर ने कोई भी एक्ट करा जो इनकंसिस्टेंट राइट ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी का राइट क्या था कि उसे सारी सिक्योरिटी मिलेगी डेट की पेमेंट के बाद. तो आपने क्रेडिटर ने कोई एक्ट करा जो श्योरिटी के राइट के इनकंसिस्टेंट है और ओमिट टू डू, या कोई एक्ट करा या एक्ट करना भूल गए, जैसे यहां पे एक्ट करना भूल गया था. ओमिट टू डू एनी एक्ट विच इज द ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, जिसकी वजह से इवेंचुअल रेमेडी जो है किसकी, श्योरिटी की अगेंस्ट द डेटर, वो क्या हो गई, इंपेयर. तो उस केस में श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज. इसमें एक पॉइंट नंबर 2 लिख लो बेटा, लास्ट. A surety is entitled after paying off the creditor to his indemnity from the debtor. A surety is entitled after paying off the creditor to his indemnity from the debtor. Full stop. If the creditor act or omission disturbs or affects the surety, if the creditor act or omission disturbs or affects the surety right of recovery or remedy, the surety is discharged. यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ भाई. काफी सारे पॉइंट्स हमने आज कर लिए बेटा. कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर होता है खत्म. ठीक है बेटा, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर क्या होता है, खत्म. तो यहां पे हमारा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फिनिश होता है. सर गारंटी खत्म हो गया बेटा, गारंटी भी खत्म नहीं हुआ. एक और टॉपिक है जो गारंटी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन के आता है 4 नंबर में, वो बचा है लास्ट. मैंने बताया था गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी है, थोड़े थोड़े बड़े बड़े, ज्यादा बड़े नहीं है
जैसे आज हमारी गारंटी की 3rd क्लास है, तो थोड़े थोड़े बड़े हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आराम से। यहां तक क्लियर है? अभी जो वो अगला टॉपिक है ना, उसका मैं पूरा बेसिक बता देता हूं, और इन डेप्थ हम उसे अगली क्लास करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी, बस ये ना हो कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ जल्दीबाजी करने के चक्कर में। चलो भाई, क्लियर है? तो बेटा पहले बताओ, डिस्चार्ज में कोई दिक्कत? संदीप मेरे भाई, डिस्चार्ज में कोई दिक्कत? ठीक है, रेवोकेशन, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर और इनवैलिडेशन, तीनों पॉइंट के हर एक इंडिविजुअल पॉइंट बता दिया। रेवोकेशन इनवैलिडेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर से एक पॉइंट पे केस स्टडी बनेगी। ठीक है, अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन बन जाए 6 नंबर में कि बताओ कौन कौन से केसेस यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, तो आपको सारे बताने हैं, लेकिन फिर आप थोड़े थोड़े बताना, ज्यादा घुस मत जाना, एक्सेप्शन ही बता रहे हो लंबे लंबे कहीं, फिर आपको थोड़े थोड़े बताना, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट बहुत सारे हैं। लेकिन जनरली वो या तो रेवोकेशन पूछता है, या ये पूछता है, या कंडक्ट पूछता है, और कंडक्ट में से अंदर केस स्टडी पूछता है। ठीक है, अब गारंटी का एक लास्ट टॉपिक बचा है, सब कुछ खत्म, गारंटी का एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसका आज मैं बेसिक तो बता दूं, करेंगे अगली क्लास। आप ना फ्रेश पेज में, या जो भी है पेज, तो ठीक है, नहीं समझना भी है, नए कुछ कीवर्ड्स है, टेक्निकल टर्म्स है। हेडिंग डालो बेटा लाइन के सेंटर में, लाइन के सेंटर में डालना, राइट्स ऑफ श्योरिटी। अगर आपका आधा पेज बचा है तो आप लिख लेना, आधे से कम बचा है तो फिर फ्रेश निकालने दे, ठीक है, दिखाइए, दिखा तो सही बड़ी, हाँ फ्रेश निकाल ले बेटा। टॉपिक का नाम है राइट्स ऑफ श्योरिटी। अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो था श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होता है, श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज। अब हम पढ़ रहे राइट ऑफ श्योरिटी, उसमें से तुमने एक राइट तो ऑलरेडी पढ़ लिया, अब इससे जस्ट पहले पेमेंट के बाद इसका राइट है कि वो क्रेडिटर से क्या रिसीव करेगा, सारे बेनिफिट या सिक्योरिटीज। अभी राइट पढ़ाया था ना, तो ऐसे और भी राइट है। अब जो श्योरिटी का राइट है ना, वो 3 लोगों के अगेंस्ट है, तो आप ना राइट ऑफ श्योरिटी लिखना। हाँ, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी, पहला राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी क्रेडिटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर, और थर्ड है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। बेटा ये वाला तभी आएगा जब को श्योरिटीज होंगी, है ना। तो श्योरिटी के हमारे पास 3 राइट है, पहला क्रेडिटर के अगेंस्ट उसके कुछ राइट होते हैं, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसके कुछ राइट होते हैं, और श्योरिटी के अगेंस्ट अदर को श्योरिटीज के लिए भी राइट होते हैं। सर कौन से वो राइट है? बेटा राइट नंबर 1, ठीक है, राइट नंबर 1, मतलब राइट नंबर 1 क्या, सॉरी इसमें 1 ही है, हाँ। अभी मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा इनडेप्थ पढ़ेंगे हम आगे जाके, बट यहां पे क्रेडिटर पास every benefit of security to the surety which he gets from the principal debtor, and if creditor lose the security, बेटा फिर आपको पता है क्या होता है, क्या होगा फिर, then surety is discharged, जो भी मैंने ऊपर बताया था। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, then surety is discharged, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा था।
प्रिंसिपल डेटर के इंपॉर्टेंट है बेटा, दो तीन है। पहला एक होता है बेटा राइट ऑफ सेब्रोगेशन, ये टेक्निकल वर्ड है, स्टार बना लेना। सेकंड आपको पता है ये भी, ये आपने सुना होगा बेटा, आपको कहते हैं ना श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना था? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जब आपने पे कर दिया तो डेटर की आपके पास अगेंस्ट से, आपके पास डेटर के अगेंस्ट राइट है कि जो भी डेट पे हुआ है उसका कंपनसेशन कौन करेगा? डेटर से आप लोगे ना, तो वो है। तो इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडिमनिफाई श्योरिटी। सारा अमाउंट वो रिकवर करेगा डेटर से, तो ये डेटर के अगेंस्ट राइट है। को श्योरिटी के अगेंस्ट इतने कुछ इंपॉर्टेंट राइट नहीं होते, लिखवा देता हूं। बट को श्योरिटीज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, लाइबल टू कंट्रीब्यूट। बेटा अगर 10 लाख का डेट था, गारंटी लिए 5 लोगों ने, तो कितना होगा? 20 लाख ईच को श्योरिटी, है ना। और सेकंड लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम। इसमें मैं बताता हूं शॉर्ट में क्या होता है। यार सुविश एक बात बता, गारंटी देनी 1 करोड़ की, 5 श्योरिटी है, कुछ नहीं बताया गया, कितने की डेट होगी? 20 लाख। लेकिन जब मैं ज्वाइन कराता था को श्योरिटी, मैंने कहा कितने का डेट? तूने बताया सर 1 करोड़। मैंने कहा कितने श्योरिटी है? तूने कहा सर 5 है। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा 20 लाख। मैंने कहा भाई देख, मैं एज अ को श्योरिटी तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरा सम ऑफ गारंटी 15 लाख का होगा। अब डेट कितने का है मुझे नहीं पता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है मुझे, मैक्सिमम जो मैं लायबल हूं वो कितने के लिए होगा? 15 लाख। हाँ, अगर मान ले सब 10-10 लाख के लिए लायबल है, तो फिर मैं कितने के लायबल? 10 लाख। जब सबकी लाइबिलिटी 10 है तो मैं 15 थोड़ी दूंगा, 10 है। हाँ, लेकिन अगर 20 लाख की लाइबिलिटी आ गई, अब मैं कितने के लिए? 15। मतलब 15 के लिए अगर मैंने अपने आप को एग्रीमेंट एंटर होते ही एक सर्टेन सम में बाउंड कर रखा है कि मैं 15 ही दूंगा, तो फिर मैं 15 के लायबल हूं। अदरवाइज कितने के लायबल हूं? अदरवाइज इक्वली। समझ आई बात? तो बेटा श्योरिटी के 3 राइट होते हैं, अगेंस्ट दी क्रेडिटर, अगेंस्ट दी डेटर, अगेंस्ट दी को-श्योरिटी। पहला वाला डिस्चार्ज था, कब कब डिस्चार्ज होगा, ये राइट्स है। और सेक्शंस की बात करूं, जैसे आपको पता है मैं यहां पे सेक्शंस थोड़ा प्रिसाइज करके चल रहा हूं क्योंकि सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट यहां पे। तो बेटा यहां पे सेक्शन जो है वो लगते हैं क्या क्या, ये तो एक ही पॉइंट है, इसमें लगता है ये है सेक्शन नंबर 40, सॉरी सेक्शन नंबर 141, 141। ठीक है, अब देखो लाइन से चल रहे थे हम। पहले आया था यहां पे रेवोकेशन 130, 129 कंटिन्यूइंग गारंटी का था, यहां लिखवाया था कंटिन्यूइंग गारंटी, ये रहा 129। फिर यहां देखो लाइन से रेवोकेशन बाय नोटिस 130, 131 और ये अलग था 62। फिर यहां से आया 133, 134, 135, 136 ऐसे करके, यहां से 142, 143, 144। ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ, तो ये 141 है, ये है बेटा सेक्शन 140, सेक्शन 145, सेक्शन 146, सेक्शन 147। ठीक है, राइट्स में तो फिर भी, डिस्चार्ज में प्लीज सेक्शन याद रखना, जो इससे पहले वाला था ना सेक्शन याद रखना। यहां तो फिर भी तुम वो जो सेब्रोगेशन है उसको याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नॉर्मली है। ठीक है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट में अगली क्लास में जितना भी टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा, वो बताऊंगा। अगली क्लास में 40 मिनट में हम ये करेंगे, और बाकी जो कंटिन्यू क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगला है बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। बेलमेंट प्लेज तो छोटा था ना, मीडियम है, जैसे ये जितना था ना गारंटी इंडेमनिटी, ऑलमोस्ट उतना ही, थोड़ा कम हो जाएगा, हो जाएगा, पेशेंस रख। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इसके बाद पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, तीनों करेंगे। वो गड़बड़ी होती है ना यार, सोगा फिर बड़ा हो जाता है। गड़बड़ी होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा ना दिमाग खराब कर देता है। अब आपको लगेगा यार साला 3 महीने से पढ़ रहे हैं,
कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म नहीं हो रहा, पूरा सिलेबस कैसे होगा? बट पॉइंट है ना, यही है जिसमें टाइम लगेगा। पार्टनरशिप में मुश्किल से 7, 8, 10 क्लास खत्म, मुश्किल से 7 8 क्लास। तो सर जैसे लॉ में तो पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो अकाउंट्स में उसकी अकाउंट पार्टनरशिप और उसकी थ्योरी, कंपनी की थ्योरी नहीं बेटा, जो अकाउंट का पर्सपेक्टिव है वो बहुत अलग है। उन्होंने सिलेबस ही ऐसे डिजाइन करा है कि वो ना ओवरलैप नहीं होता, समझ रहे हो? तो नहीं, ऐसे मत करना कि आपने पार्टनरशिप यहां पढ़ लिया तो आप सोचो कि वहां पे पार्टनरशिप की थ्योरी छोड़ दूं मैं। हाँ, कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो डिफरेंस, जैसे एक डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो 6 नंबर का अकाउंट्स में आ जाता है कई बार थ्योरी में। तो थोड़े टॉपिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है 100% टॉपिक ऐसा, ठीक है? तो पढ़ना तो अलग अलग से सब पड़ेगा। चलो अगली क्लास बेटा हम गारंटी में यहाँ पे खत्म करेंगे, और फिर हम अगली क्लास में ही मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा क्या, बेलमेंट एंड प्लेज, ठीक है? बेलमेंट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।